हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सब लोग कैसे हैं? पढ़ाई कैसी चल रही है? देखिए, थोड़ा एसआरए को हम आज थोड़ा डिटेल में जाते हैं और चीज़ों को समझना और स्टार्ट करते हैं। एसआरए इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एसआरए इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एसआरए उबी जस ईबी रेमेडियम उबी जस ईबी रेमेडियम किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है? एसआरए इज बेस्ड अपॉन उबी जस ईबी रेमेडियम it means that where there is a right, इसका अर्थ होता है कि where there is a right there must be remedy. There is a right, there must be remedy. जहां उपचार है वहीं अनुतोष होगा। जहां उपचार है वहीं अनुतोष होगा। वहीं अनुतोष होगा। पैराग्राफ लिखिए। दिस राइट इज क्रिएटेड बाय सब्सटेंटिव लॉ। दिस राइट इज क्रिएटेड बाय सब्सटेंटिव लॉ। इस अधिकार को सारवान विधि द्वारा सृजित किया गया है। इस अधिकार को सारवान विधि द्वारा सृजित किया गया है। दिस राइट इज क्रिएटेड बाय द सब्सटेंटिव लॉ। इस अधिकार को सारवान विधि द्वारा सृजित किया गया है। द सब्सटेंटिव लॉ ऑल्सो प्रोवाइड्स द रेमेडी। द सब्सटेंटिव लॉ ऑल्सो प्रोवाइड्स द रेमेडी। सारवान विधि अनुतोष भी प्रदान करती है। सारवान विधि अनुतोष भी प्रदान करती है। द सब्सटेंटिव लॉ ऑल्सो प्रोवाइड्स द रेमेडी। सारवान विधि अनुतोष भी प्रदान करती है। बट इन केस सच रेमेडी इज नॉट एडिक्वेट बट इन सच केस द रेमेडी इज नॉट एडिक्वेट परंतु 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 वह अनुतोष उचित नहीं होता। परंतु वह अनुतोष उचित नहीं होता। बट इन केस सच रेमेडी इज नॉट एडिक्वेट परंतु वह अनुतोष उचित नहीं होता। The SRA provides the adequate remedy. The SRA provides the adequate remedy. SRA उचित अनुतोष प्रदान करती है। SRA उचित अनुतोष प्रदान करती है। SRA उचित अनुतोष प्रदान करती है। And SRA is remedial in nature. And SRA is remedial in nature. SRA की प्रकृति अनुतोषिक है। अनुतोषिक है। अनुतोषिक है। अनुतोषिक है। SRA is remedial in nature, ठीक है ना? अनुतोषिक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। The SRA is based upon two principles. SRA निम्नलिखित दो सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित दो सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित दो सिद्धांतों पर आधारित है। SRA is based upon following principles. Point number 1. He who comes to the court must come with the clean hands. Must come with the clean hands. जो कोई भी व्यक्ति न्यायालय उपस्थित होता है या न्यायालय अनुतोष के लिए आता है, जो कोई भी व्यक्ति न्यायालय अनुतोष के लिए आता है, वह 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 स्वच्छ हाथों से उपस्थित हो। 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 सेकंड पॉइंट लिखिए। He who seeks equity must do equity. He who seeks equity must do equity. जो कोई भी व्यक्ति साम्यता की अपेक्षा करता है, जो कोई भी व्यक्ति साम्यता की अपेक्षा करता है, उसको साम्यता का पालन करना होगा। 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 ठीक है सर? ओके, सेक्शन 1 में आ जाइए प्लीज। सेक्शन 1 में आ जाइए। सेक्शन 1 हो गया था है। देखिए लास्ट क्लास में हैड वी डन सेक्शन 1? अरे ऐसे मत कीजिए, आप तो हर चीज के लिए मना करते हैं। बताइए ऑनलाइन वाले बच्चे, सेक्शन 1 हो चुका था ना लास्ट क्लास में? हो गया था ना? तो मना क्यों कर रहे थे? डेफिनेशन क्लोज में आइए प्लीज। कुछ डेफिनेशन हमेशा पढ़नी होगी और डेफिनेशन को समझिए। कुछ डेफिनेशन से कुछ परिभाषा है, उनको प्लीज देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले डेफिनेशन है ऑब्लिगेशन, बाध्यता।
ऑब्लिगेशन बाध्यता, लिखिए प्लीज इसमें, एवरी ड्यूटी विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ, एवरी ड्यूटी विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ, हर वह कर्तव्य जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, हर वो कर्तव्य जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, हर वह कर्तव्य जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, इट मीन्स ए लीगल ड्यूटी, इट मीन्स ए लीगल ड्यूटी, इसका अर्थ है कि एक विधिक कर्तव्य, इसका अर्थ है कि एक विधिक कर्तव्य, फुल स्टॉप, इट एक्सक्लूड्स ऑल इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशंस, इट एक्सक्लूड्स ऑल इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशंस, यह समस्त अपर्याप्त बाध्यताओं का, यह समस्त अपर्याप्त बाध्यता का अपवर्जन करता है, यह समस्त अपर्याप्त बाध्यता का अपवर्जन करता है, जैसे कि नैतिक सामाजिक, जैसे कि नैतिक सामाजिक धार्मिक, it excludes all imperfect obligation like moral, social, religious, as they are not enforceable by law, क्योंकि यह विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते, क्योंकि यह विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते, क्योंकि यह विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते, क्योंकि यह विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते। देखिए ऐसा है, when we read section 39, 40, एक बार सेक्शन निकालिए प्लीज बैरक में, प्लीज एक बार बैरक में सेक्शन निकालिए, सेक्शन 38 देखिए एक बार, 38 में अंडरलाइन कीजिए, प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन, 38 में एक बार अंडरलाइन कीजिए, प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन, 38 में एक शब्द का अंडरलाइन कीजिए, प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन, लिखा हुआ है आपको, लिखा हुआ है उसके पक्ष में विद्यमान बाध्यता के, लिखा हुआ है बाध्यता दिख रहा है आपको, हैव यू सीन द बाध्यता, उसके पक्ष में विद्यमान बाध्यता के। तो जब हम ऑब्लिगेशन की बात करते हैं तो ऑब्लिगेशन के अंदर न तो मोरल ड्यूटी आती है, न रिलीजियस ड्यूटी आती है, और न ही एक सोशल ड्यूटी आती है, ये कोई भी ड्यूटी इसके अंदर नहीं आती, समझ में आई बात, इसमें कोई सी भी क्या नहीं आती सर, इसमें कोई बाकी ड्यूटी नहीं आती। जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये बात कहता हूं कि सर, मान लीजिए मैं कोर्ट में एक सूट फाइल करता हूं, ठीक है, किस चीज का, रिकवरी ऑफ मनी का, किसका, धन की वसूली के लिए, रिकवरी ऑफ मनी के लिए एक सूट फाइल करता हूं। धन की वसूली क्या है सर, जैसे मान लीजिए हमारी एक गली है, और गली में इधर भी मकान है और इस साइड भी हाउसेस हैं, ऐसे साइमल्टेनियसली बहुत सारे गली में मकान बने हुए हैं। आप बहुत बड़े भक्त हो गणेश जी महाराज के, किसके भक्त हो, बहुत बड़े, गणपति के बहुत बड़े भक्त हो। अब आपकी गली में जो भी रहते हैं वो गणपति की स्थापना या विनायक की स्थापना नहीं करते, सिंपल सी बात है, तो क्या आप केस फाइल करोगे उनके लिए कि रिकवरी ऑफ मनी, हाँ, पैसे की, धन की वसूली के लिए केस फाइल कर सकते हो क्या? आप जिस ऑब्लिगेशन के लिए, जिस बाध्यता के लिए केस फाइल कर सकते हो, वो सिर्फ और सिर्फ केस ही होनी चाहिए, एक लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, समझ में आई बात। जैसे आपकी सोसाइटी के लोग कचरा नहीं फेंकते, सारे सब अपने घर में पूरे गली में कचरा बना के रखा उन्होंने, तो आपने क्या किया, सबके खिलाफ सूट फाइल कर दिया। जैसे आपका नाम ए है तो आपने BCDEFGHIJ, तो आपने क्या किया सर, ए वर्सेस BCDEFHIJ के, इन सबके खिलाफ आपने क्या करते सर, सूट फाइल कर दिया आपने। तो कचरा नहीं फेंकते तो आपने इन सबको बोला, कोर्ट का नोटिस आया कि भाई कचरा घर के बाहर नहीं फेंकोगे, बात समझ में आई। आप लीगल ड्यूटी को इन्फोर्स करने के लिए कर सकते हो। अब तुम ये थोड़ी बोलोगे सर रिलीजियस है, पैसा निकालो चलो, क्या इसके लिए आप कर सकते हो क्या? क्या आप मोरली चीज के लिए कर सकते हो? बोल सकते हो क्या? आप बोल सकते हो क्या कि सर पास में एक अनाथ आश्रम है, सारी वहां पे गरीब बेटियां रहती है, चलो उनके लिए पैसा निकालने के लिए, क्या मोरली काम के लिए आप कर सकते हो क्या? क्या सोशल काम के लिए कर सकते हो क्या आप? हाँ,
बताइए, मैं भंडारा कराना चाहता हूँ समाज में, मैं चाहता हूँ पूरे पूरी बिल्डिंग में जितने भी किराएदार हैं सबके सब पैसा दे और भंडारा करवाए मेरे साथ, क्या मैं उन पे केस फाइल कर सकता हूँ? क्या मैं उनके खिलाफ इंजंक्शन लेके आ सकता हूँ? क्या व्यादेश प्राप्त कर सकता हूँ? क्या तो ऑब्लिगेशन कौन सी होनी चाहिए? लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। बस समझ में आ गई। 2B में आइए, सेटलमेंट। सेटलमेंट, अब यहाँ जो हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं सर? वी आर टॉकिंग हियर अबाउट सेटलमेंट, व्यवस्थापन। ठीक है, सवाल पूछा हुआ है बहुत सारे मेंस में। लिखिए, ये जो शब्द है ना सेटलमेंट, ये दो जगह दिया हुआ है, सेक्शन 15 में और सेक्शन 25 में। होता क्या है पहले वो समझिए। देखिए, सेटलमेंट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट, सेटलमेंट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट other than will or codicil, other than will or codicil, other than will or codicil. Settlement means an instrument other than will or codicil. ऐसे लिखत, ऐसे लिखत, ऐसे लिखत जो कि, ऐसे लिखत जो कि विल या क्रोड़ पत्र से भिन्न है, जो कि विल या क्रोड़ पत्र से भिन्न है, क्रोड़ पत्र से भिन्न है, by which, by which, by which destination or devolution of successive interest, by which destination or devolution or successive interest, जिनके द्वारा जंगम या स्थावर संपत्ति के, जिनके द्वारा जंगम या स्थावर संपत्ति के, स्थावर संपत्ति के गंतव्य, गंतव्य अथवा न्यागमन, न्यागमन अथवा न्यागमन को वैनित किया जाता है, न्यागमन को वैनित किया जाता है, न्यागमन को वैनित किया जाता है। डेस्टिनेशन और डिवोल्यूशन ऑफ सक्सेसिव इंटरेस्ट, ऑफ सक्सेसिव इंटरेस्ट इन मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे आपके घर में आपके पापा लोग क्या करते हैं सर? अरे सभी के घर में होता है, इसको बोलते हैं फैमिली सेटलमेंट। क्या बोलते हैं? नहीं करते? बताइए, दादाजी ने या परदादा ने जाने से पहले क्या हुआ ना, दादाजी के बीच में, भाई किसको कितनी कितनी जमीन मिलेगी, ये जमीन किसकी रहेगी, ये घर किसका रहेगा, वो मकान किसका रहेगा, वो फलाना किसकी चीज की रहेगी। इसको क्या बोलते हैं? सेटलमेंट। अब जो सेटलमेंट जो चीज होती है ना सर, जब ये व्यवस्थापन की हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर विल और कोडिसिल नहीं आता, क्योंकि विल और कोडिसिल के अंदर जो सेटलमेंट हो रही है वो चीज सेटलमेंट थोड़ी ना है। आप बताओ, जैसे मैं अब सिंपल सी बात करता हूँ, मैं एक सवाल दिया मैंने आपको, मैंने क्वेश्चन दिया, मान लीजिए एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता ही है, SRA स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट excludes, point number A, marriage settlement, point number B, family settlement, point number C, will or codicil, will or codicil, ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर होगा इसका? विंदेश अनुतोष अधिनियम में अपवर्जित होगा, अपवर्जित होगा, अपवर्जित होगा वैवाहिक व्यवस्थापन, कुटुंब व्यवस्थापन, कुटुंब व्यवस्थापन, विल और क्रोड़ पत्र, विल और क्रोड़ पत्र और उपयुक्त सभी। एक सवाल आता है कि सर विल और कोडिसिल में क्या अंतर है, विल में और कोडिसिल में क्या अंतर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या अंतर है दोनों में? क्या अंतर है दोनों में? क्या डिफरेंसेस है इसको समझिए। विल और करोड़ पत्र में क्या डिफरेंस होता है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, एक आदमी 2010 में उसने क्या बनाया, 2010 में उसको आया पहला अटैक, 2010 में उसको एक पहला हार्ट अटैक हुआ। जब उसको पहला हार्ट अटैक हुआ तो उसने क्या किया, एक वसीयत लिख दी, किसी को बताई नहीं वसीयत। उसके दो बेटे होते थे, एक और बी। तो उसको उस टाइम पे ए ज्यादा प्रिय नहीं था, तो उसने अपनी संपत्ति का 70% हिस्सा किसके पक्ष में कर दिया?
लेकिन समय बदले, हालात बदले और बी की हो गई शादी 2017। कुछ और प्रॉपर्टी खरीद ली, कुछ और प्रॉपर्टी खरीद ली सर। अब तो अब जो नई प्रॉपर्टी खरीदी है इसने 2017 तक, ये क्या कर रहा है, वसीयत में कुछ एक्स्ट्रा पेजेस ऐड कर रहा है। क्या कर रहा है? कुछ एक्स्ट्रा पन्ने, कुछ एक्स्ट्रा पन्ने सर लगा रहा है। जब ये कुछ एक्स्ट्रा पन्ने ऐड कर रहा है, जो नई प्रॉपर्टी इसने खरीदी है, वो किसके फेवर में कर रहा है? ये ए के फेवर में। इसको क्या कहते हैं? क्रोड पत्र। मतलब कहने का मतलब ये कि विल और कोडिसिल में अंतर ये होता है कि वसीयत तो वो जो है, अगर उसके पीछे सप्लीमेंट्री कॉपीज अगर आप लगाते जा रहे हो भविष्य में, तो वो सब क्या है? क्रोड पत्र। बात समझ में आ गई? देखिए, व्यवस्थापन सेटलमेंट में हम इनको क्यों नहीं लेके आते, इसका एक बेसिक और सिंपल सा रीजन ये है, क्योंकि सर ये जो सेटलमेंट की हम बात करते हैं, ये सेटलमेंट का जो ट्रांसफर होता है सर, ये एक इंटरस्टेट ट्रांसफर है। क्या है ये? इंटरस्टेट सक्सेशन का ट्रांसफर है। इंटरस्टेट का मतलब होता है निर्वसतीय निर्वसतीय उत्तराधिकार के थ्रू जो आपको चीजें मिलती है, इस चीज का क्या होता है? निर्वसतीय उत्तराधिकार में आपको मिलता है। सेटलमेंट में सब चीज वो आती है, लेकिन अगर आप विल की बात करते हो, तो विल वसीयत क्या है? एक टेस्टामेंट्री, क्या है सर? टेस्टामेंट्री एक सक्सेशन है, मतलब वसीयती उत्तराधिकार है ये। तो मतलब अगर आप सेटलमेंट देखोगे तो वो हमेशा कौन सी प्रॉपर्टी का हो रहा है? इंटरस्टेट सक्सेशन का, न कि टेस्टामेंट्री का, न कि वसीयती का। बात समझ में आई? अरे समझ जाओगे ये बात को। हम्म। और सेक्शन 15 निकाल लीजिए एक बार, देखिए जल्दी से पढ़ लीजिए। सेक्शन 15 निकाल लीजिए एक बार, दोनों को दिखा देता हूं मैं। दोनों है ना 15-25, दोनों को एक बार देख लीजिए। देखिए मैं और हम लोग यहाँ जितने भी लोग पढ़ाते हैं अभी खान लॉ अकेडमी में अभी क्या हुआ, कल अपना लिमिटेशन एक्ट का वीडियो किसी ने डाल रखा होगा। अब टीम क्या डाल देती है वीडियो कि सर कौन सा वीडियो डाले, मैंने कहा कोई सा भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे मत डालो, लेकिन कभी कभी कुछ डालते रहा करो, जिससे थोड़ी सी हमारी एक्टिवनेस दिखे कि हाँ हम लोग एक्टिव है वीडियो डालने में। तो किसी मैडम ने पता नहीं क्या लिखा, उसमें मैडम ने लिखा, एक मैम थी, उन्होंने लिखा, मैं सुबह सुबह ही देखा मैंने, और एंड आई टुक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट थिंग। यूजुअली आई डोंट टेक द स्क्रीनशॉट, लेकिन मैंने उस दिन मैंने आज सुबह स्क्रीनशॉट ले लिया। और इन मैडम ने ऐसे लिखा था, इन सर का एक सवाल था, एक किसी ने स्टूडेंट ने लिखा होगा, सर आपका पेड बैच है, मतलब आपका जो बैच है ये पेड होता है क्या? पेड पैसा देके आप इनरोल करते हो क्या? तो एक मैडम है अनीता पारिक 9232, ये लिखती है ज्वाइन मत करना, बिल्कुल बेकार पढ़ाते हैं ये। अमित क्या लिखा इन्होंने? ज्वाइन मत करना बिल्कुल। अब तो रिमूव कर दिया टीम ने, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि लेट शी इज नॉट माई स्टूडेंट। इन मैडम से मेरा कभी सामना नहीं हुआ और मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ। मैं जयपुर में कभी किसी कोचिंग की सीढ़ियां मैंने चढ़ी नहीं, मैं किसी से, मेरे को कोई मतलब नहीं। इतने सालों से मैं जयपुर में कॉलेज करने के बाद फिर मैं चला गया जयपुर छोड़ के, आज मैं 7-8 साल बाद जयपुर वापस आया, और इसमें भी लोग लिख रहे हैं कि ज्वाइन मत करना, बिल्कुल बेकार पढ़ाते हैं। तो मुझे कभी कभी समझ में नहीं आया कि बच्चे ऐसा क्यों लिखता है, जबकि हम लोग बहुत ही वो हर एक चीज को बहुत कंसेप्चुअली क्लियर लेके चलते हैं। अगर हम लोग बेकार पढ़ाते हैं तो फिर बाकी संस्थान क्या पढ़ाती है? बहुत अच्छा। हाँ हम लोग अगर अच्छा नहीं पढ़ाते आपको, क्या ऋचा क्या किया जाए ऐसे लोगों का, बताओ। इनको मैं इग्नोर करता हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी मेरे को कोई बात ऐसी लग जाती है कि यार ऋचा क्या करें इनसे लोगों का। देखिए, आप अटमोस्ट हार्डवर्क करते हो बच्चे के साथ में, और ये बात कोई नहीं कहता कि हमारी संस्था में जितने बच्चे पढ़ते हैं, दे न्यू वेरी वेल कि एफर्ट्स होते हैं साथ में फैकल्टी के, और आपके सबके एफर्ट्स कलेक्टिवली होते हैं। ये मुझे पता है ये अपनी स्टूडेंट नहीं है, आई डोंट नो ये
इट इज ऑफ सम, ये अपनी स्टूडेंट नहीं है, आई नो शी इज नॉट अवर स्टूडेंट, बट फिर भी द सोर्स ऑफ मोटिवेशन, माई सोर्स ऑफ मोटिवेशन आर यू, आप लोग क्या है, मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। दैट इज दिस इशू बिटवीन, लाइक आप सोचते हो, आप मेहनत करते हो, फिर आपको लगता है कि यार ये सब, आई लेफ्ट द गवर्नमेंट जॉब जस्ट बिकॉज कि मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता था, और आज भी मेरे को उससे थकान नहीं होती जितने में हम लोग एफर्ट कर देते हैं। बट द थिंग इज, बच्चा ऐसे लिख देता है, बच्चा है, आई डोंट नो क्या किसी संस्था के द्वारा लिखवाया गया है, क्योंकि जिस जो हमारे यहाँ का छात्र नहीं है, मैं तो एक एक बच्चे को जानता हूँ अपने यहाँ के यार, एक एक बच्चा कहाँ का है, उसके फादर क्या करते हैं, वो कौन से गाँव का है, मेरे को हर चीज पता है, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टूडेंट का रिलेशन नहीं है बच्चों से, यहाँ पे रिलेशन किस चीज का है। चलिए आगे चलते हैं, और क्या। कुछ लोग कहते हैं इग्नोर करो सर इनको, पर इग्नोर क्या, देखो क्रिटिसिज्म मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन फेयर क्रिटिसिज्म तो होना चाहिए ना, आप किसी को जानते नहीं हो एंड दोज पर्सन्स आर क्रिटिसाइजिंग यू, इट इज द इशू। हाँ मतलब मैं नहीं जानता किसी को, लिटरली मेरे को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कर रहे हैं, लोगों ने क्या किया, लोगों ने क्या नहीं किया, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। हाँ हमारे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए, आज 11,000 हो जाएंगे रात तक, तो वी आर ग्रोइंग वेरी फास्ट, जयपुर में सबसे फास्ट ग्रो कर रहे हैं हम लोग, और स्टार्ट हुए हमें 10-11 महीने हुए, 11 महीने भी नहीं हुए, इनफैक्ट 10 महीने हुए, 11 महीने भी अब होंगे, और 12-13 मार्च को हमें ऑलमोस्ट एक साल कंप्लीट हो जाएगा, 12-13 मार्च को वी हैव स्टार्टेड। तो तब से हम लोगों ने लगातार सिर्फ हार्डवर्क किया है, वी डिड नथिंग। कभी अभी तो मैं आपको इस बैच का एक्सेस दिया हुआ है, कभी उस वाले बैच का एक्सेस दूंगा जो हमारा मेन बैच है। लास्ट 10 मंथ्स में वी टुक मोर देन 700 लेक्चर्स, लास्ट 10 महीने में हमने 700 प्लस लेक्चर लिए हैं, 700 प्लस लेक्चर। दस महीने में 300 दिन होते हैं, तो हर दिन के 2-2.5 लेक्चर, उसके बाद 15 दिन की छुट्टी हो गई, शादी में गया था उसकी, तो मतलब हर दिन के एक टाइम था जब व्हेन वी टुक 7-7-6 लेक्चर्स। जैसे आज भी कितने लेक्चर्स हो रहे हैं, 2 लेक्चर्स दिन में हुए, एक दिन में हुआ, 5 लेक्चर्स हो गए आज, 5 लेक्चर्स में 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ा दिया आज मैंने सुबह से, और ऐसा नहीं कि उसमें ढीले करके पढ़ाया हो, हर सब लेक्चर्स में वही एनर्जी है सेम, और फिर भी कोई बच्चा लिख देता है, तो मुझे समझ में आता है कि वो बच्चा मेरा स्टूडेंट नहीं है। पहली बात तो ये, लोग इतना हेट क्यों करते हैं। ठीक है, एज देयर विश, जिनको जो ठीक लगता है वो करे, और क्या, अपने भैया पढ़ाने से मतलब है। कभी ये अनीता पारिक, क्या नाम है इनका, क्या नाम था मैडम का नाम है अनीता पारिक, 92-32, कभी आएंगी मिलने तो इनको पूछूंगा मैडम क्या हो गया, इतनी क्यों नफरत है। हाँ चलिए लिखिए, एक बार सेक्शन 15 देख लीजिए यार, जो मैं आपको दिखाना चाहता था। देखिए 15 में ना लिस्ट दी हुई कि कौन कौन सूट फाइल कर सकता है, हु में ऑब्टेन द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मतलब विंदिस की संविदा के विंदिस पालन का के लिए सूट कौन कौन लेके आ सकता है। आपको इसमें मैं वो दिखा देता हूँ, सी पॉइंट देखिए, सी पॉइंट जल्दी से, अरे सी पॉइंट दिख रहा है आपको, 15 का सी देखिए, उसमें दिखेगा वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज ए सेटलमेंट ऑन मैरिज, सेटलमेंट ऑन मैरिज दिख रहा है। अरे सर पत्नी को तलाक देते हैं तो क्या होता है, सेटलमेंट करते हैं ना उसके साथ, मैरिज सेटलमेंट, कि भाई ये परमानेंट एलिमनी में तेरे नाम 2 करोड़ का मकान, 2 करोड़ का प्लॉट हम तेरे साथ तेरे नाम पे कर रहे हैं, तो वो भी क्या, एक तरह से वो भी मैरिज सेटलमेंट ही है। बात समझ में आई, कि कोई भी आप डेस्टिट्यूशन या डिवोल्यूशन कर रहे हैं, आप किसी भी अपने अधिकार का अंतरण कर रहे हैं बाय द डिफरेंट वेज, तो उसको हम सेटलमेंट कहते हैं। एक बार 25 भी देखिए, सेक्शन 25 निकालिए प्लीज, 25 में सेटलमेंट दिखेगा आपको, 25 की हेडिंग पढ़िए एक बार, कतिपय पंचायतों को और व्यवस्थापनों को, लिखा हुआ है व्यवस्थापनों को निष्पादित करने की वसीयती निर्देशों को पूर्ववर्ती तरह, एप्लीकेशन ऑफ प्रीसीडिंग
sections to certain awards and testamentary direction to execute settlements। लिख रहा है आपको? तो मतलब सेटलमेंट का काम ये होता है। हम ट्रस्ट की बात करते हैं 2C। 2C बात करता है सर ट्रस्ट, इसको बोलते हैं हम न्यास। क्या बोलते हैं इसको? सेक्शन 3 देखो, जो ट्रस्ट है इसको डिफाइन कहाँ किया हुआ है? अगर आप ये शब्द देखोगे ट्रस्ट, इसको डिफाइन किया हुआ है, इसको परिभाषित किया हुआ है सेक्शन 3 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट, भारतीय न्यास अधिनियम में इसको परिभाषित किया हुआ है। सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट, इसमें इसको परिभाषित किया है, यहाँ पे इसको डिफाइन किया है, ठीक है। एंड इट इंक्लूड्स एन ऑब्लिगेशन द नेचर ऑफ ट्रस्ट विद इन द मीनिंग ऑफ चैप्टर 9। इसमें एक चीज लिख लीजिए, ट्रस्ट होता क्या है, जिनको ट्रस्ट नहीं पता, मान लीजिए एक सेठ जी हुए 18वीं सदी में, मतलब 18th सेंचुरी में एक सेठ जी थे। he had a lot of money, तो एंड ऑफ द डे उसको रियलाइज ये हुआ सेठ जी को, जब उनकी 75 प्लस एज हो गई इनका, कि मैंने जिंदगी भर बहुत पैसा कमाया है, नाउ आई वांट टू गिव सम मनी इन चैरिटी। इनके पास एक बड़ा सा मैदान था सर, ठीक है ना, इन्होंने उस पर एक हॉस्पिटल बनवाया। क्या बनवाया? क्योंकि इसी हॉस्पिटल में इनका इलाज हुआ, तो इन्होंने एक जमीन लेके उसको हॉस्पिटल को वहां शिफ्ट किया, और उनका नाम मान लीजिए सेठ का नाम था भीकाराम सेठ, तो ट्रस्ट का नाम बन गया भीकाराम मंगलदास ट्रस्ट चैरिटेबल हॉस्पिटल, ऐसा कुछ कहकर नाम बन गया। अब ये जो ट्रस्ट बना सर, इस ट्रस्ट में कुछ लोग होते हैं, एक होते हैं ट्रस्टी, जिसको हम लोग कहते हैं न्यासी। ये ट्रस्टी क्या होता है? ये ट्रस्टी जो होता है पर्सन, ही इज द मैनेजर टू द होल प्रॉपर्टी। ये चाहे तो अपने लिए सैलरी विड्रॉ कर सकता है 1 लाख 2 लाख 5 लाख मंथली, डिपेंड कि कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है ट्रस्ट, अकॉर्डिंगली ये काम करते हैं। ट्रस्टी एक ट्रस्ट में एक बनाया जाता है। अब यहाँ पे जो ट्रस्ट दिया हुआ है, ट्रस्ट लिखिए, ट्रस्ट इज ऑलवेज क्रिएटेड फॉर बेनिफिशियरी, ट्रस्ट इज ऑलवेज क्रिएटेड फॉर बेनिफिशियरी, न्यास 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 लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए बनाया जाता है, लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए बनाया जाता है। And it depend on the purpose for what that, and it depend for on purpose, and it depend on purpose for what trust is created, for what trust is created। ये उस उद्देश्य पर आधारित है कि, ये उस उद्देश्य पर आधारित है कि न्यास किस लिए बनाया गया है, यह उस उद्देश्य पर आधारित है कि न्यास किस प्रयोजन से बनाया गया है, न्यास किस प्रयोजन से बनाया गया है, ठीक है। डेफिनेशन नहीं आएगी कभी भी, कभी नहीं पूछा जाएगा सर इसको भूल जाना, इस प्रोविजन को। 2D लिखिए ट्रस्टी, इस एक्ट में बहुत अच्छी अच्छी चीजें पूछने के लिए। ट्रस्टी लिखिए प्लीज। ट्रस्टी इंक्लूड्स एवरी पर्सन होल्डिंग प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट, ट्रस्टी इंक्लूड्स एवरी पर्सन होल्डिंग प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट, हर ऐसा व्यक्ति जो संपत्ति को न्यास्त धारित किए हुए है, न्यास्त धारित किए हुए है। जिसने भी सर ट्रस्ट में प्रॉपर्टी ले रखी है, जैसे मान लीजिए अभी एग्जांपल दिया मैंने आपको, तो जरूरी नहीं कि एक ही आदमी हो ट्रस्टी में, ट्रस्ट का मैनेजर ट्रस्टी होता है, और ट्रस्टी एक ही नहीं होते, वेरियस ट्रस्टी भी होते हैं, ग्रुप ऑफ ट्रस्टी भी होते हैं। हर वो आदमी जो कि प्रॉपर्टी पर क्या करता है सर, जिसका इनहेरेंट क्या होता है, कंट्रोल होता है। जैसे जो सेठ जी थे, उनके जो बच्चे हुए इन फ्यूचर में, वही क्या बनेंगे, सब के सब ट्रस्टी। सारा काम कर सकता है लेकिन प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता, ये राइट नहीं है। एज ए मैनेजर राइट है। क्या राइट है? सिर्फ मैनेजर की तरह, भाई मैनेज करेगा इसको और कुछ नहीं होता, तो यही ऑनर है। मतलब ये जितनी भी होल्डिंग्स है, आप देखिए डेफिनेशन क्या बोलती है, ट्रस्टी कौन है? ट्रस्टी इंक्लूड्स एवरी पर्सन होल्डिंग प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट। अभी ट्रस्ट में जितनी भी प्रॉपर्टी है, किसकी? अल्टीमेटली ट्रस्टी की है। 2E 2E में आइए सर। ऐसे शब्द और पद जो
इस अधिनियम में प्रयुक्त हुए हैं, ऐसे शब्द और पद जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हुए हैं, those words and expression used in specific relief act, used in specific relief act, used in specific relief act इस अधिनियम में प्रयुक्त हुए हैं, किंतु परिभाषित नहीं है, किंतु परिभाषित नहीं है, but not defined in, but not defined here, but not defined here, shall have the same meaning, shall have the same meaning, उनका वही अर्थ होगा कि उनका वही अर्थ होगा जो भारतीय संविधान अधिनियम में दिया गया है, जो कि भारतीय संविधान अधिनियम में दिया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो भारतीय संविधान अधिनियम में दिया गया है। Have the same meaning which is defined in Indian Contract Act 1872, which is defined in Indian Contract Act 1872। जैसे मैं एग्जांपल के लिए लिखता हूं आपके लिए, जैसे अगर आप देखोगे तो सेक्शन 28A ना सर, उसमें एक शब्द है एजेंट। कौन है? अभिकर्ता। अब जो एजेंट शब्द है, उस एजेंट को कहां पे परिभाषित किया गया है सर? इस एजेंट को कहां परिभाषित किया गया है? सेक्शन 184 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एजेंट को ही परिभाषित किया गया है सर, 184 में। जैसे सेक्शन 12 यूज करता है या सेक्शन 10 यूज करता है शब्द कॉन्ट्रैक्ट। अब जो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड है इसको कहां डिफाइन किया गया है? 2H में डिफाइन किया गया है। वैसे जैसे सेक्शन 27(1)A ये बात करता है वॉइडेबिलिटी की। किसकी बात करता है? वॉइडेबल, शून्यकरणीय है ना, शून्यकरणीय संविदा, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। इसको कहां परिभाषित किया गया है? 2I में। कहां परिभाषित किया है सर इसको? 2I में। तो वैसे ही सर क्या है, इन सबको आप शब्दों को यूज किया, जैसे 2A में एजेंट को यूज किया, वैसे क्या है उनको परिभाषित उधर किया है। ठीक है ना सर, आसान से प्रावधान है, समझ जाओगे, कुछ है नहीं इसमें। सेक्शन 4 में आइए प्लीज, सेक्शन 4 में आइए, सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना सर, सेक्शन 4 में आइए, लिखिए प्लीज सेक्शन 4 में स्पेसिफिक रिलीफ कैन बी ग्रांटेड। स्पेसिफिक 3 इंपॉर्टेंट है सर, 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 3 ये मान लीजिए 3 पूरे के पूरे एसआरए की जान है। 3 क्या है सर पूरे एसआरए की? एक तरह से सोल है उसकी, सोल। जैसे अम्बेडकर साहब ने बोला था ना कि 32 सोल है कॉन्स्टिट्यूशन की, वैसे मैं बोल रहा हूँ कि सेक्शन 3 एसआरए की जान है। अभी समझेंगे। तो सर मैं पाँव दर्द करने लगे, मैं बैठ देता हूँ। थोड़ा सा ऐसी बात नहीं है कि मैं फैकल्टी नहीं रिक्रूट करना चाहता। मैं कभी कभी कोई बच्चा सोचता होगा ना कि सर दिन भर खुद लगे रहते हैं पैसा बचाने के लिए, तो मैं ऐसी बात नहीं कि मैं फैकल्टी नहीं रिक्रूट करना चाहता, मैं फैकल्टी रिक्रूट करना चाहता हूँ। जैसे बहुत से लोग आते हैं मेरे यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए, और मैं बहुत से लोगों से मैं लिटरली खुद चाहता हूँ कोई फैकल्टी आए यहाँ पे। लेकिन जब मैं उससे पूछता हूँ कि आपके कितने इंटरव्यू हैं, तो इंटरव्यू वो बोलते सर मेंस लिखा है, पर ठीक है कोई बात नहीं, मेंस लिखा होगा। उसको मैं एक ही सवाल पूछता हूँ कि एसआरए कितने लेक्चर्स में आप पढ़ा दोगे? क्या सवाल पूछता हूँ? एसआरए हाउ मेनी लेक्चर यू वुड टेक इन एसआरए? तो वो कहती सर 7 लेक्चर्स, 8 लेक्चर्स, 10 लेक्चर्स। तो फिर जस्टिस नहीं हुआ होगा ना। बताइए मुझे, मैं 30 लेक्चर लेता हूं, तो मतलब 30 लेक्चर है तो मतलब उतना ही इन डेप्थ में आपको लेके जाऊंगा उस लेक्चर के। और जब तक उतना इन डेप्थ में नहीं जाएंगे सिलेक्शन नहीं होने वाला भैया, सिंपल सी बात है। कहीं ना कहीं कमियां हैं, वो दूर तभी होगी जब बहुत एक तो कंप्लीट पढ़ा हो, डिटेल में पढ़ा हो। चलो सब्जेक्ट ऐसे आगे ना, कुर्सी की तो नीचे रहेगी, अब इसका काम ही नहीं ऊपर आने का। चलिए सो लिखिए स्पेसिफिकली कैन बी ग्रांटेड ओनली फॉर पर्पस ऑफ इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट। विनिर्दिष्ट अनुतोष व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के
प्रयोजन के लिए ही अनुदत्त किया जा सकता है, प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए ही अनुदत्त किया जा सकता है, न कि किसी दंड विधि के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए, न कि किसी दंड विधि के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए। Only for the purpose of enforcing individual civil right, and not for enforcing of penal laws, क्या मतलब है इसका सर? मतलब समझते हैं। अब मतलब समझने में थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। क्या हो रहा है अमित? इंटरनेट नहीं आ रहा क्या? कहाँ से होता है? इसे ऑफ किसने किया? उस क्वालिटी का कोई मिलेगा, उस क्वालिटी का तभी मिलेगा जब वो मेरा स्टूडेंट होगा। तो उसको पता है ना कि सर कि क्या प्रिंसिपल्स लेके, क्या सिद्धांत लेके हम लोग पढ़ाते हैं, तो उसका यहाँ का स्टूडेंट ही कोई अगला फैकल्टी बनेगा यहाँ का। सिंपल सी बात है, समझिएगा सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूँ। देखिए सर, एक शब्द लिखा है इंडिविजुअल सिविल राइट। क्या शब्द लिखा हुआ है? इंडिविजुअल सिविल राइट, जिसको हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए ये ए का मकान था, ये मकान था बी का। सर ए कचरा फेंकता था, ये कोर्ट में गया। ए बी क्या करता था सर? कचरा फेंकता था एक घर के बाहर। ये कोर्ट में गया और जाके ले आया उससे इंजंक्शन। क्या ले आया? अरे व्यादेश ले आया कि भैया मैंडेटरी इंजंक्शन ज्ञान कर दिया, आज्ञापक व्यादेश ज्ञान हो गया भाई कि आज के बाद कचरा नहीं फेंकेगा। कचरा फेंकेगा तो तेरे को जेल में डाल देंगे 3 महीने के लिए। अब आ गया है सर सी कचरा फेंकने, अब सी कचरा फेंकने लगे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एसआरए में जो भी आपको अधिकार मिल रहे हैं वो व्यक्तिगत हैं और व्यक्ति के विरुद्ध ही हैं, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि जो जजमेंट मिला था ए और बी के लिए उस पर भी लागू होगा। इसके लिए अलग से सूट फाइल करना पड़ेगा। ए को समझ में आई बात? व्यक्तिगत का क्या मतलब है यहाँ पे? ये बात अगर समझ में आई तो जजमेंट होते हैं दो तरह के। जजमेंट होते हैं दो तरह के। एक होते हैं जजमेंट इन पर्सोनम, मतलब वो निर्णय जो समस्त विश्व के विरुद्ध होते हैं। एक जजमेंट वो होते हैं जो कि व्यक्तिगत होते हैं, जो कि इंडिविजुअल के अगेंस्ट होते हैं, अगेंस्ट द इंडिविजुअल, जो कि किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के विरुद्ध होते हैं। निर्णय कितने प्रकार के होते हैं सर? अगर आप देखोगे तो जजमेंट दो तरह के होते हैं। जो निर्णय है ना सर, वो दो तरह के होते हैं। आपको अगर इसका एग्जाम्पल चाहिए तो आप जाइए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। और इंडियन एविडेंस एक्ट में वहां के जो जजमेंट्स हैं वो 4 तरह के न्यायालय जो होते हैं। कौन कौन से सर? एडमिरलिटी, प्रोबेट,
इंसॉल्वेंसी, मैट्रिमोनियल, वो जजमेंट्स में कोई जजमेंट आएगा तो वो अगेंस्ट होल वर्ल्ड होते हैं। बाकी जो भी जजमेंट है सर वो किसी व्यक्ति के विरुद्ध होते हैं। ये बात समझिए पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितने भी जजमेंट्स मिलेंगे, एसआरए में जितने भी जजमेंट्स होंगे वो सब क्या होंगे, एसआरए में कोई भी रिलीफ मिलेगी तो वो क्या होगी जी। तो इससे क्या समझ में आया कि एसआरए में सर कोई सा भी जजमेंट जो मिलता है ना वो क्या होता है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध ही होता है। एक बार 35 निकालिए प्लीज एसआरए का, 35 35, ये बात को 35 में पुख्ता भी किया हुआ है। 35 निकालिए, 35 एसआरए का। इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन, चैप्टर इज बाइंडिंग ओनली अपॉन द, लिखा हुआ है पार्टीज, तो मतलब जजमेंट जो भी आएंगे पूरे एसआरए में, एसआरए के सारे जजमेंट क्या होते हैं, जजमेंट इन पर्सोनम, क्योंकि यहाँ पर जो रिलीफ मिल रही है वो व्यक्तिगत मिल रही है। वो क्या मिल रही है सर, एक इंडिविजुअल रिलीफ मिल रही है। और यही बात कहाँ लिखी हुई है, यही बात कहाँ लिखी हुई है सर, बात समझ में आई, अरे बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, तो तुमको वापस सी के लिए जाना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम्हारे, अरे भैया किसी कचरा फेंक रहा है तो तुम्हें वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एसआरए का पर्पज ही क्या है, अंडरलाइन कर लीजिए एक बार। एसआरए का उद्देश्य क्या है, एसआरए का उद्देश्य यही है, इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स, लिखा हुआ है ना। क्या उद्देश्य है, व्यक्तिगत सिविल अधिकारों को प्रवर्तन करना, यही उसका उद्देश्य है। तो जब जब व्यक्तिगत अधिकारों का ही प्रवर्तन करवाना है देन, तो इसका फिर समझ में आइए एसआरए का क्या पर्पस है। एसआरए में जितने भी जजमेंट्स आएंगे, जितने भी रिलीफ में जो भी जजमेंट्स होंगे, सब जजमेंट्स क्या रहेंगे, समझ में आया है रिचा। बहुत से लोग कहते हैं डिक्लेरेटरी डिक्रीज जो होती है ना वो वो जजमेंट इन रेम होनी चाहिए, ना कि पर्सोनम। जब पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे इसके बारे में कि बहुत से डिक्रीज क्या होनी चाहिए, जजमेंट इन रेम होनी चाहिए। जैसे किसी ने डिक्लेयर करवा लिया कि आज से ये मेरा पुत्र नहीं है, या फिर ये आज से ये मेरी पत्नी नहीं है, या फिर आज से यही मेरे पति हैं, किसी ने डिक्लेरेटरी डिक्री में जाके डिक्लेयर करवा लिया, तो वो तो पूरी दुनिया के लिए वो उसका पति हो गया ना। आप देखना इसमें बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस और बहुत सारे जजमेंट्स हैं। देयर आर वंडरफुल जजमेंट्स इन सेक्शन 30, 34, 35। जब हम पढ़ेंगे तब वापस से आपको इसी बिंदु पे लेके आऊंगा, ठीक है ना। लेकिन पूरे एसआरए की जान, स्पिरिट, सोल ऑफ एसआरए, सेक्शन 3। अब 3 जो है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। 3 सर बड़े बड़े भरकम सेक्शंस को भी समझ में नहीं आता सेक्शन, लेकिन 3 को समझेंगे। सेविंग्स को, जो सेविंग्स नहीं पड़ेगा सेक्शन 3 का, वो समझ लेना वो कुछ नहीं समझ सकता। जजमेंट राइटिंग में भी फ्लॉप हो जाएगा। आप कहोगे सर सेक्शन ऐसा क्या है सेक्शन 3 में, अरे क्या है ऐसा सेक्शन 3 में, वो सेक्शन 3 में जो है ना सर वो किसी में भी नहीं है। अरे सर जो सेक्शन 3 में है वो किसी में भी नहीं है। ठीक है, आ जाइए। 2 क्लोजेज हैं इसमें। तो पहला क्लोजेज तो फालतू ऐसा है, तो 3A है ना सर। पहले तो समझिए सेविंग्स क्या होता है, मैं 3A भी लिख देता हूँ, भूलूंगा नहीं। प्लीज सेविंग्स क्या होता है, कहते हैं व्यावर्ती। शुरुआती क्लास में मैंने आपको 3 चीजों का डिफरेंस बताया था। मैंने बताया था सर एक होता है सेविंग, एक होता है नॉन ऑब्स्टेंटे क्लोज, एक होता है प्रोवाइजो, एक होता है प्रोवाइजो। क्या थे शुरुआत की क्लास में, किसी हिंदी में से लिखते हैं इसको, किसी अधिनियम के होते हुए भी, इसको हम ब्यात करते हैं व्यावर्तियों से, इसको हम ब्यात करते हैं
परंतु से। तीनों क्या है, एक्सेप्शन है। तीनों के तीनों क्या है सर, तीनों के तीनों एक्सेप्शन है लॉ के अंदर। पहले नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लोज को समझिए क्या होता है सर। अगर कहीं पे भी ऐसे शुरुआत हो रखी है, नोट विद स्टैंडिंग, या किसी अधिनियम में बात के होते हुए भी ऐसा करके लिखा हुआ है ना सर, तो समझ लेना कि वो किसकी बात कर रहा है, वो बात कर रहा है नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लोज की। इसका मतलब ये है कि सर जितने भी हमारे भारत में 6000 कानून है, कितने है सर, 6000 कानून है ना हमारे भारत में। ये 6000 कानून में भी अगर वो बात लिखी है तो भी इसको मानो आप। जैसे याद करो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, उसमें भी ये बात लिखी हुई थी कि भैया इतनी सजा देंगे, उतनी सजा देंगे, 7 साल की सजा देंगे, 10 साल की सजा देंगे, 15 साल की सजा देंगे, लिखा हुआ है ना इंडियन पिनल कोड में, इतनी सजा देंगे, उतनी सजा देंगे। सेक्शन 3 और 4 प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में भी इसका लिखा हुआ है कि अगर कहीं पे कुछ भी लिखा हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता, सेक्शन 3 और 4 का प्रभाव रहेगा। मतलब अगर इतने 7-10 साल से कम का ऑफेंस किया है, 7 साल से कम का ऑफेंस किया है, तो आपको छोड़ना पड़ेगा उसको। 3 और 4 में छोड़ने की पूरी बात लिखी हुई है। आप रिलीज कर सकते हो बॉन्ड भरवा के, सजा वजह नहीं होगी। भलाई से किसी भी कानून में कुछ भी लिखे, नॉट स्टैंडिंग, भलाई से 6000 कानून में लिखा हो सजा मिलेगी, लेकिन अगर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर लग गया तो सजा नहीं मिलती। सेविंग क्लोज का मतलब होता है कि इस एक्ट की हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, इस पर्टिकुलर अधिनियम की बात करेंगे। हम इस अधिनियम के बाहर नहीं जाएंगे। वी आर नॉट गोइंग बियॉन्ड दिस एक्ट। हम इस एक्ट में जितने भी प्रावधान है उसके ऊपर ही लागू होंगे बस। प्रोवाइजो, अरे सर सेक्शन लिखा हुआ है, मान लीजिए सेक्शन 15 है, धारा 15। अब धारा 15 के अंदर जो भी बात लिखी हुई ना सर, जैसे ये क्लोज 1 है, इसके नीचे लिखा हुआ है क्लोज 1 के नीचे प्रोवाइजो, परंतुक। इसका मतलब ये है कि इसका जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इसका अपवाद क्या है, नीचे वाला, बस इतनी सी बात है। तीनों को समझिए पहले। यहां पर लिखा है सेक्शन 3 में सेविंग्स व्यावर्ती, तो मतलब सिर्फ एसआरए की बात करेगा। किसकी बात करेगा, एसआरए की, या फिर अगर किसी का इसने नाम लिया है तो उसकी बात करेगा, इधर उधर की बात नहीं करेगा। समझ में आई बात, चलिए आगे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 3A की। किसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं सबसे पहले, 3A की। 3A ऐसे कहता है सर कि देखिए कॉन्ट्रैक्ट में, भारतीय संविदा अधिनियम में आपको बहुत सारी रेमेडी मिलती है। जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है सेक्शन 73, संविदा का उल्लंघन हो गया, या फिर एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, हाँ, या फिर फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, सेक्शन 56 पैरा 2, या फिर वॉइड एग्रीमेंट हो गया, या फिर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये सब क्या है सर, ये सब के सब कॉन्ट्रैक्ट में रेमेडी है। कहां पे रेमेडी है, रेमेडी इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मतलब भारतीय संविदा अधिनियम में इनको अनुतोष के रूप में लिया गया है। आगे समझिएगा सर, इसको थोड़ा साइड में कर देता हूं। ये सब के सब क्या है सर, रेमेडी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। और एसआरए में भी रेमेडी है सर, अरे सर है नहीं एसआरए में रेमेडी, चैप्टर 2 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना सर। तो ये 3A कहता है कि आप चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ एसआरए में भी क्या प्राप्त कर सकते हैं, रेमेडी। आपको रोका नहीं जाएगा, आप यहाँ पे भी रेमेडी लें, वहां पे भी रेमेडी लें। कौन बात कर रहा है, 3A, पढ़ लीजिए 3A को। आप दोनों तरफ रेमेडी लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जहां से रेमेडी लेनी वहां से रेमेडी लीजिए। टू डिप्राइव एनी पर्सन एनी राइट ऑफ रिलीफ अदर देन व्हिच ही मे हैव अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब नथिंग इन दिस एक्ट से स्टार्ट होना सर। ये किससे स्टार्ट होता है, नथिंग से, मतलब कोई भी ऐसी बात नहीं है सर। अगर कहीं और भी रेमेडी मिल रही है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अलावा भी, जैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में ना, तो वो वहां से भी ले सकता है। तो वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडी ले, चाहे तो एसआरए की रेमेडी ले, हम उसको रोकेंगे नहीं। वी विल नॉट स्टॉप हिम।
जिसको जहां से रेमेडी लेनी है वो वहां से उसकी रेमेडी ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आई? दिक्कत इसमें है, अरे भैया ये डॉक्यूमेंट नथिंग इज एक्चुअली बिटवीन टू ऑफ यू, तो दिक्कत किसमें है? दिक्कत किसमें है? इसमें दिक्कत है। चलो क्या समझिए, इधर 2 मिनट फोकस कीजिए, समझिए। सर मैंने कल आपको 7 तरह की रिलीफ बताई थी, कितनी तरह की रिलीफ बताई थी? पहला रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी है ना, दूसरा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा रेक्टिफिकेशन, क्या था सर? रिसेशन, पांचवा अल्टरेशन, छठा डिक्लेरेशन, सातवां प्रिवेंटिव रिलीफ, ये 7 तरह की रिलीफ बताई थी कल। 7 तरह के अनुतोष हमने डिस्कस किए थे। ये जो 3B है ये बहुत अच्छी बात बोलता है, ये बोलता है कि सर अगर कोई डॉक्यूमेंट, अगर कोई दस्तावेज जो कि क्या होना चाहिए था सर, एक डॉक्यूमेंट जो कि क्या होना चाहिए था, रजिस्टर्ड। पता कैसे लगेगा कि कौन सा दस्तावेज रजिस्टर्ड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? उसकी लिस्ट दी हुई है कहां पे? सेक्शन 17 इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट एक लिस्ट देता है, सेक्शन 17 इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, कि कौन सा दस्तावेज रजिस्टर्ड होना चाहिए, कौन सा दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। इसके बारे में पूरी एक लिस्ट प्रोवाइड करी है इसने। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सर कोई डॉक्यूमेंट जो कि रजिस्टर्ड होना चाहिए था, कोई डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर्ड होना चाहिए था, लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको कोई सी भी रिलीफ नहीं मिलेगी। तो इसका सवाल आ सकता है मेंस में। कैसे सवाल आ सकता है कि सर मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, वो रेक्टिफिकेशन के लिए आया है, उसमें लीज है 2 साल की, 2 साल की लीज है, रजिस्टर्ड नहीं है, रेक्टिफिकेशन के लिए आया है। बताइए आप उसको क्या रिलीफ देंगे? ऑर्डर में आ सकता है, ऑर्डर के फॉर्मेट में, क्योंकि 3B जो है ऐसा रेखा वो ये बोलता है अगर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए था जो कि रजिस्टर्ड नहीं है तो उस पर क्या नहीं मिलेगी, कोई रिलीफ नहीं मिलेगी, एक्सेप्ट बस ये रिलीफ मिलेगी। क्यों मिलेगी ये रिलीफ? क्योंकि सेक्शन 49 इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट इसके बारे में बात करता है। ये रिलीफ छोड़ दो, बाकी सब मिलेगी। जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि सर 2 करोड़ का मकान है श्यामनगर में, या 1 करोड़ का मकान है श्यामनगर में, हमने क्या किया था, उसका एग्रीमेंट टू सेल किया था, हमने घर बेचने का मतलब घर विक्रय करने का करार किया था, हम लोगों ने रजिस्टर्ड किया था क्या उसे, और फिर भी हमें रेमेडी मिलेगी यहाँ पे। सिर्फ ये छोड़ दो, बाकी सब में अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होना था और तुमने नहीं करवाया है तो तुम्हें क्या नहीं मिलेगा सर, कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगी। समझ में आई ये बात? बताइए मुझे। यू विल नॉट गेट एनी रिलीफ अगर तुमने रजिस्टर्ड नहीं करवाया है तो। ये पता नहीं क्यों अच्छे सवाल नहीं पूछते ना, दैट इज द रियल इश्यू। अगर देखिए अगर आप अच्छे सवाल पूछने लग जाए ना ये लोग, तो SRA जितना भयंकर टफ सब्जेक्ट कुछ नहीं है, क्योंकि 3B साफ मना कर देता है कि अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है। अब आपको बैरेक्ट दिखाता हूं मैं, एक बार बैरेक्ट देखिए और बैरेक्ट में एक एक लाइन को समझिए, ठीक है सर? यहां से पढ़िए पहले, नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी डीम्ड, और फिर यहां से पढ़ना डीम्ड टू अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। मतलब ऐसी कोई भी बात नहीं है इस एक्ट के अंदर जो भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट को प्रभावित करे, भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम को प्रभावित करे। मतलब इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का कहने का मतलब क्या बोल रहा है वो, सर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट सुपीरियर रहेगा हमेशा किससे? हाँ ये निशान जानते हैं ना, थोड़ा थोड़ा अगर पता हो तो, मैथ्स पढ़ी हो तो। रजिस्ट्रेशन एक्ट हमेशा क्या रहेगा सर, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो SRA में कोई रिलीफ नहीं मिलेगी सर। अरे मिलेगी कोई रिलीफ? अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो SRA में कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगी। लिखना स्टार्ट कीजिए, चलिए सेक्शन 3A पे लिखिए, पहले लिखिए, पहले सेक्शन 3A पे।
सैटरडे को ऑफ रहेगा, ठीक है ना, सैटरडे को ऑफ रहेगा। सैटरडे को आई एम गोइंग फॉर फुल बॉडी मेडिकल चेकअप। उस दिन मेरा मेडिकल चेकअप का अपॉइंटमेंट है, तो हर 6 महीने में एक दिन कराता हूँ मैं। संडे को इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि वो कुछ मेडिसिन देते हैं मेडिकल चेकअप के पहले, तो मेडिसिन के साथ थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है, वरना मैंने संडे को करवाया तो फिर मंडे को मेरी हालत खराब हो जाएगी। डन सर, समझ गए ऑनलाइन वाले बच्चे? सैटरडे को नहीं पॉसिबल होगा, ठीक है ना। उस दिन मेरा 9 बजे अपॉइंटमेंट है, एक हॉस्पिटल है सीकर रोड पे, CKS। लिखने स्टार्ट कीजिए। 3 A में अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम में, भारतीय संविदा अधिनियम में, भारतीय संविदा अधिनियम में संविदा उल्लंघन करने पर अनुतोष, संविदा उल्लंघन करने पर अनुतोष धारा 73 में दिया गया है। संविदा उल्लंघन करने पर अनुतोष धारा 73 में दिया गया है। अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द रेमेडी ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, the remedy of breach of contract is provided under section 73, is provided under section 73, full stop. Over time inadequacy of this remedy was recognized, over time inadequacy of this remedy was recognized। समय के साथ, समय के साथ, समय के साथ इस अनुतोष को विभिन्न न्यायालयों ने अपर्याप्त बताया। समय के साथ इस अनुतोष को विभिन्न न्यायालयों ने अपर्याप्त बताया। And the courts started giving remedy of specific performance, and court started giving remedy in specific performance। और न्यायालयों ने विनिर्दिष्ट पालन के अनुतोष को प्रधानता प्रदान की। अंडर सेक्शन 3 क्लोज है, धारा 3 अ के अंतर्गत इट मेक्स क्लियर दैट ये बात स्पष्ट की गई कि पक्षकार एक से अधिक विधि में अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर दैट they can take the remedy from one or more law, they can take the remedy from one or more law। It means इसका अर्थ ये है कि वह भारतीय संविदा अधिनियम व विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। It means they can take remedy in Indian Contract Act and SRA both, and SRA both। 3B ये निशान, ये सब डायग्राम बना लेना हमेशा। IRA है ना, ये निशान बनाइए, ये बनाइए इसको। ये रजिस्ट्रेशन एक्ट हमेशा प्रिवेल करेगा, ठीक है ना, अधिभावी प्रभाव रहेगा इसके ऊपर हमेशा। लिखिए सेक्शन 17 ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, धारा 17 भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, धारा 17 भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 talks about
talks about certain documents are compulsory registrable. Certain documents are compulsory registrable. कुछ दस्तावेज आवश्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत कुछ दस्तावेज आवश्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत होने चाहिए and if those are not registered, यदि वो दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं है तो and if those documents are not registered, they cannot be used to create any right. यदि वो दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं है तो यदि वो दस्तावेज रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो उन दस्तावेजों से किसी अधिकार का उन दस्तावेजों से न तो किसी अधिकार को सृजित किया जाएगा और न ही उस दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा if those are not registered, क्या लिखा है मैंने इंग्लिश में बताओ. They cannot be used to create any right. Nor they can be received in evidence. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए. If a document is required to be registered, यदि किसी दस्तावेज को रजिस्ट्रीकृत होना आवश्यक था और वह रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो and if such is not registered, यदि वह रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जाएगा. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जाएगा. Then no reliefs have been granted under SRA. On such unregistered document. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए. So we can say that Indian registration will prevail over SRA. Indian Registration Act will prevail over SRA. तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम का विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम पर अधिभावी प्रभाव होगा. एक दिखाना पड़ेगा आपको. अरे नहीं करना डाउनलोड भाई. हाँ यार भाग जाता है ना. That's a very irritating thing, but ठीक है. What to do? What to say? अच्छे कहते खराब पढ़ाते हैं सर, तो मैं क्या करूँ भाई सर. ये भी मेरी बात नहीं मानता अब तो. देखिए एक सेक्शन दिखाता हूँ मैं. बच्चे कुछ भी कहते रहे, बच्चों के लिए थोड़ी कोचिंग खोली है यार. अमित बताइए मुझे, आप थोड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन दीजिए आप अमित मुझे. हाँ
कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे बाकी वीरा जी मेरे सोचते हैं वाली बात है अपने लिए भी, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, मेरे बाकी वीरा जी मेरे साथ है ना। अब देखिए सर, होता क्या चीज है, कब कोई डॉक्यूमेंट अगर रजिस्टर्ड नहीं है, मैं हम बात कर रहे हैं सर सेक्शन 49 है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का, यहाँ पे देखो क्या बोला है, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसा है कि कोई डॉक्यूमेंट जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, जो सेक्शन 17 में रजिस्टर्ड होना चाहिए था, ठीक है सर, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा अगर वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो, अगर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहली बात तो ये है कि आप उसको एविडेंसेस में नहीं ले सकते, ऊपर के दोनों प्रोविजन हमारे काम के नहीं, इसलिए मैं उसको नहीं छेड़ रहा। एक तो आप उसको एविडेंसेस में नहीं ले सकते अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन? जैसे हमने देखा था कि सर 7 तरह की रिलीफ है, किस तरह की रिलीफ है सर? 7 तरह की, लेकिन अगर आप पढ़ोगे प्रोवाइडेड डेट अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट अफेक्टिंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड बाय दिस एक्ट, इसको छोड़िए। Registered may be received as evidence of a contract in a suit for receipt performance under Chapter 12, Chapter 2 of SRA, और evidence in the collateral affected by the registered instrument। कहने का मतलब ये है कि सर अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं था आपका, जैसे 7 तरह की रिलीफ है, आपको सब तरह की रिलीफ तो के लिए तो क्या चाहिए? रजिस्टर्ड चाहिए। एसआरए में कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, लेकिन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगा, क्योंकि सेक्शन 49 का प्रोवाइसो ये कहता है। अरे सर, जहां पे भी एग्रीमेंट होता है क्या उसको रजिस्टर्ड करवाया जाता है क्या? एग्रीमेंट तो सेल ही हो रहा है। 1 करोड़ का मकान था, 20 लाख दिए थे। देखिए इसमें, देखिए इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, अरजिस्ट्रीकृत 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 होने के प्रभाव, अरजिस्ट्रीकृत होने के प्रभाव। लिखिए एज पर सेक्शन 49 ऑफ इंडियन, एज पर सेक्शन 49 ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, धारा 49 भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत ये कहा गया है कि, धारा 49 भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत ये कहा गया है कि नो राइट विल बी ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। पॉइंट नंबर वन लिखना, नो राइट विल बी ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ सच अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, कि अरजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों पर, अरजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों पर, पॉइंट नंबर 1 लिखना, अरजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों पर कोई भी अधिकारों का सृजन नहीं किया जाएगा, कोई भी अधिकारों का सृजन नहीं किया जाएगा, कोई भी अधिकारों का सृजन नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 लिखना, सच डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी यूज्ड, सच डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी यूज्ड, सच डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी यूज्ड इन एविडेंस, ऐसे दस्तावेजों को साक्ष्य में, ऐसे दस्तावेजों को साक्ष्य में, ऐसे दस्तावेजों को साक्ष्य में नहीं लिया जाएगा, ऐसे दस्तावेजों को साक्ष्य में नहीं लिया जाएगा। However, the exception to this proviso under section 49 is, however, the exception to this proviso under section 49 is, हालांकि धारा 49 में इसका अपवाद भी दिया गया है, हालांकि धारा 49 में इसका अपवाद भी दिया गया है, धारा 49 में इसका अपवाद भी दिया गया है, जिसमें लिखिए, ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी obtained if the document is unregistered, दिया गया है, उसमें लिखिए इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, संविदा के विनिर्देश पालन के लिए, संविदा के विनिर्देश पालन के लिए अरजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों पर भी वाद लाया जा सकता है, अरजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों पर भी वाद लाया जा सकता है, अरजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों पर भी वाद लाया जा सकता है। बात समझ में आई? अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हो आप और सर ये रजिस्टर्ड नहीं था, तो भी क्या लेके आ सकते हो? सूट लेके आ सकते हो, मतलब 3B का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई? ऋचा समझ में आई ये बात? ठीक है ना? तो कल से हम स्टार्ट करेंगे, वी वुड स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 5-6। तो यही क्लास और करता हूं मैं, तो समझ में नहीं आया तो प्लीज बताइए मुझे।
कुछ अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझे बताइए, फिर मैं क्लास एंड करता हूँ यहीं पे। ओके फाइन, थैंक यू एवरीवन।